जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, अहम टॉपिक है, वो है जेनेटिक कोड। अच्छा देखें, जेनेटिक कोड से पहले ही मैं ये बात करने वाला हूँ, वो ये है कि जीन क्या है। जीन को समझने के लिए आमतौर पे किस तरह बात पहले की गई। देखें, बीडल और टाटम इन दो साइंटिस्ट ने जी एक हाइपोथेसिस दिया था जी, वन जीन वन एंजाइम। देखिए, उनके मुताबिक कि एक जीन कंट्रोल करता है एक एंजाइम की फॉर्मेशन को, मतलब कि एक जीन इनकोड करता है, हिदायत देता है एक एंजाइम के बनने में, एक प्रोटीन के बनने में। लेकिन बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को रिवाइज्ड किया और फिर हाइपोथेसिस इस तरह बना कि एक जो जीन है वो स्पेसिफाई पूरी प्रोटीन को नहीं करता, बल्कि अगर उस प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन ज़्यादा हैं तो एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन को स्पेसिफाई करेगा। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जी। फिर ये वन जीन वन एंजाइम की बजाय वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड बात सामने आ गई, यानी एक जीन जी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को स्पेसिफाई करता है, बनाता है। अब देखें, जीन क्या है। जीन मुश्तमिल होता है सीक्वेंस ऑफ बेसेस पर। आप बेसेस लफ्ज़ यूज़ करें या आप लफ्ज़ न्यूक्लियोटाइड यूज़ करें, एक ही बात है, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होती है। तो इसी तरह जीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ बेसेस है, यानी जीन के अंदर बेसेस की तरतीब होती है। और ये बेसिस की तरतीब कहाँ होती है? इन डीएनए, जो स्पेसिफाई करता है, जो स्पेसिफाई करेगा। अब देखें किस चीज़ को स्पेसिफाई करेगा जी, जो स्पेसिफाई करेगा पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को, पर्टिकुलर प्रोटीन्स को, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को। तो जो एक जीन है उनके अंदर सीक्वेंस ऑफ बेसेस होती हैं जो कोड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर आप सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ना कहें तो आप कहें पर्टिकुलर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड। अब देखना यह है कि ये जीन जो है ये अपना एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। देखें, जीन एक्सप्रेशन में दो स्टेप हैं और ये दोनों स्टेप मेंशन किए थे क्रिक साइंटिस्ट ने, फ्रांसिस क्रिक ने, जिसने वाटसन के साथ मिलकर डीएनए की स्ट्रक्चर बताई थी। तो क्रिक ने यह बोला कि जीन के एक्सप्रेशन में दो स्टेप इन्वॉल्व हैं जी। एक स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसक्रिप्शन जो स्टेप है, इसमें यह होता है कि डीएनए कॉपी हो जाता है इनटू मैसेंजर आरएनए, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शन थी,
अब वो मैसेंजर आरएनए के अंदर सीक्वेंस ऑफ बेसेस में आ चुकी है। अब ट्रांसलेशन क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन तो जनाब न्यूक्लियस में हो गई, फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से मूव करके आ जाते हैं जी साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ये आरएनए अमीनो एसिड के साथ मिलते हैं और फिर ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जी वहाँ ये प्रोटीन बनाएंगे। तो इन दो स्टेप को नाम देते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो जीन का सेंट्रल डॉग्मा जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है जी। फर्स्ट स्टेप जो है ट्रांसक्रिप्शन है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए है, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए है कि डीएनए की जितनी इंस्ट्रक्शन है वो कॉपी हो जाती है मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। दूसरा जो है वो स्टेप जो है साइटोप्लाज्म में होता है, वो है जनाब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो इन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है जीन की एक्सप्रेशन। अब देखें, हमने लफ्ज जीन की बात कर ली, अब चले जाते हैं जेनेटिक कोड की तरफ कि अब जेनेटिक कोड क्या है। देखें, तवज्जो रखना भी, जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड जो है इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जी ये मजमुआ है जी, जेनेटिक कोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोडान्स। जी जेनेटिक कोड मजमुआ है कोडान्स का। और अगर मैं लफ्ज़ कोडान ना यूज़ करूं तो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ जी 3 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड ना कहूं तो बेसिस कह लें, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो जेनेटिक कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जी 3 न्यूक्लियोटाइड। और ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं जिनको हमने कोडान भी कहा हुआ है, ये स्पेसिफाई करेंगे, ये मखसूस करेंगे, ये पिक करेंगे जी किसको, अमाइनो एसिड को। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं जिसे हमने एक कोडान कहा है, और इन कोडान के मजमूए को जेनेटिक कोड कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जेनेटिक कोड मौजूद होगा डीएनए में। अब जो कोडान है ये सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड है। अब लाजिम बात है कि ये डीएनए के अंदर भी मौजूद होंगे और आरएनए के अंदर भी मौजूद होंगे। तो कोडान जो है सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है जो स्पेसिफाई करता है अमीनो एसिड को। ये डीएनए में भी होंगे जी, आरएनए में भी होंगे। तो जेनेटिक कोड जब बात करेंगे वो डीएनए में मौजूद है और कॉम्बिनेशन ऑफ कोडान्स है। तो जितने कोडान हैं वो डीएनए के अंदर मौजूद होंगे और यही कोडान्स मिलकर जी जीन बनाते हैं। क्योंकि देख लें कोडान के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो हंड्रेड्स न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जीन बनाते हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं भी मैनी कोडान्स मिलकर एक जीन बनाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जेनेटिक कोड जो डीएनए में मौजूद है उसमें जी कई कोडान्स हैं और हर कोडान के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये कोडान डीएनए में भी हो सकते हैं क्योंकि डीएनए ने फिर कॉपी करनी होती है आरएनए के फॉर्म में। तो जैसे कोडान होते हैं उसी तरह के सेम कोडान चले जाते हैं मैसेंजर आरएनए में। और यही फिर जो कोडान है ये आगे स्पेसिफाई करते हैं जी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को ख़ास किस्म के अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा, अब जेनेटिक कोड को हम और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जेनेटिक कोड जो है ये रिलेशनशिप है जी, ये ताल्लुक़ है बिटवीन, देखें किसके दरमियान, देखें ये 2 चीज़ों के दरमियान ये है रिलेशनशिप, ये है ताल्लुक़ किसके दरमियान, एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस का रिलेशनशिप है किसके साथ, विद द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जी
चाहे आप डीएनए की बात करें, चाहे आप मैसेंजर आरएनए की बात करें। तो दो चीज़ों का रिलेशनशिप, यानी अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसका रिलेशनशिप किसके दरमियान देखें जी, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के रिलेशनशिप से देखें तो दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैंने कहा डीएनए में भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जी मैसेंजर आरएनए में भी हो सकता है। तो जेनेटिक कोड क्या हुआ, रिलेशनशिप हुआ बिटवीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसे हम नाम देंगे जेनेटिक कोड। या हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है किसी प्रोटीन के बनने में डीएनए में, तो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनका ताल्लुक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस से होता है। तो इस सीक्वेंस को, इस रिलेशनशिप को नाम देंगे जेनेटिक कोड। तो ये भी जेनेटिक कोड है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए या मैसेंजर आरएनए के अंदर, क्योंकि हम मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं, कोडान की बात कर रहे हैं जी, 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जी। देख लें आप, यू सी ए जी, ये 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड हैं, बेसिस कह लें, बेसिस हैं। अब हमारे पास जो बॉडी में प्रोटीन है, इंसान की बॉडी के अंदर 10,000 टाइप्स की जो प्रोटीन है, विच आर फॉर्म बाई ओनली 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। देखें, वो 20 किस्म की अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं, क्योंकि सारी अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाती। मोस्ट जो प्रोटीन है वो 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड के रिपीट होने से बनती है। अब उनमें से 170 टाइप की अमाइनो एसिड्स हैं और 25 जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन बनाती हैं। तो मोस्ट प्रोटीन जो है आर फॉर्म बाय ओनली 20 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, अब देखें भाई, अगर एक ये बेस या न्यूक्लियोटाइड जो मैंने मैसेंजर आरएनए की बनाई है, अगर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करें, ये देखें एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरी अमाइनो एसिड है, ये तीसरी अमाइनो एसिड है, ये चौथी अमाइनो एसिड है, तो देख सकते हैं आपके जो सीक्वेंस है बेसिस का वो तय कर रहा है जी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का। इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर एक बेस एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करे तो हमारे पास तो कुल सिर्फ 4 टाइप की अमाइनो एसिड स्पेसिफाई होंगे, लेकिन ये मसला तो हल नहीं हुआ। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो तो 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब है इन अमाइनो एसिड को तय करने वाला जो ये कोडान है, जो कि खुफिया कोड है, वो एक एक बेस पर मुश्तमिल नहीं है। इससे जाहिर हो रहा है कि ये ज़्यादा बेसिस पर मुश्तमिल है। चले हम इस मसले को और हल करने के लिए हम बात कर सकते हैं कि ये जो कोडान है ये एक एक बेस पर नहीं है। फ़र्ज़ करें ये 2-2 बेस पर मुश्तमिल है। ये देखें यू जी, ये देखें सी है, यू सी ए जी। अगर ये 2-2 बेसेस इकट्ठी हो जाएं यू सी ए जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमारे पास जो कोडान बनेंगे, ये 4 बेसेस को अगर 2-2 इकट्ठे लिखें तो जी 4 का आप स्क्वायर ले लें तो जवाब हमारे पास आता है 16। तो देखें ये यू यू जी, यू सी, यू ए, यू जी, यू सी, ये हम यूँ लिख लेंगे सी यू, सी सी, सी ए, सी जी, ए यू, ए सी, इस तरफ देखना है और इस तरफ देखना है, ए जी यू, जी सी, जी ए, जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 16 जो है ये कोडान बन चुके हैं।
इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर ये दो दो की शक्ल में मौजूद हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ, ये देखें, अगर यहाँ यू यू है और यहाँ यू सी है और यहाँ सी सी है, फ़र्ज़ करें यहाँ ए सी है, तो ऐसे लिखते जाएं सो ऑन। तो इससे एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई होनी है, इससे दूसरी, इससे तीसरी, इससे चौथी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जब कोडान जी टोटली 16 टाइप्स के होंगे तो फिर हमारे पास अमीनो एसिड भी कितनी स्पेसिफाई होंगी, 16 टाइप्स की। इससे यह जाहिर हो रहा है कि अगर एक कोडान के अंदर दो दो बेसेस हों तो ये कोडान 16 टाइप्स के बनते हैं, 16 किस्म के कॉम्बिनेशन ये बनते हैं, तो 16 टाइप्स की अमीनो एसिड ही स्पेसिफाई होंगे। इसका मतलब है कि इससे भी हमारा गुजारा नहीं चलने वाला, कि ये जो आमतौर पे कोडान है ये नॉट इनफ, ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर ये सोचा गया कि ये कोडान शायद 3 बेसिस पर हैं, यानी इनके अंदर 3 बेसिस मौजूद हैं, यानी एक कोडान के अंदर 3 बेसिस हैं। आप देखें अगर मसले को सुलझाते हैं तो देखें 4 हमारे पास बेसिस हैं, और अगर हम इनका जी क्यूब ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कोडान बनेंगे, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो होंगे 64 जी। ये जो 64 है आपके सामने मैंने इधर ड्रा किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने जी हर कोडान में जी 3 बेसिस को रखा हुआ है। देखें यू सी ए जी, यू सी ए जी, फिर एक ही बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है यू सी ए जी। देखें पहले वाला देखें यू, साइड पे देखें, ऊपर देखें यू यू, फिर आप इसके आगे लिखें, आगे वाला देखें यू, तो ये हो गया यू यू। पहले वाले 2 तो एक जैसे लिखें, देखें यू यू, फिर इसके साथ नेक्स्ट वाला लिख लें सी, फिर आप आ जाएं देखें यू यू, फिर उसके सामने वाला ये वाला ए, फिर यू यू, फिर उसके साइड वाला ये देखें जी। सेम इसी तरीके से आप लिखते जाएं। अगर देखें इस जगह से देखना है तो फिर इस तरफ देखें सी है, ऊपर देखें सी है, तो इसके आगे वाला कौन सा है यू, सेम सी सी, फिर आगे सी। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये बेसिस 3 की शक्ल में इकट्ठे हो जाती हैं तो हमारे पास जो कोडान की तादाद है वो बनती है 64। इसका मतलब है हमें जवाब मिल गया कि हमारे पास 20 टाइप्स की अमीनो एसिड हैं, यानी 20 टाइप हैं, और उन 20 टाइप्स को ये 64 कोडान जो हैं वो स्पेसिफाई करेंगे। जब कोडान ज़्यादा हैं और अमीनो एसिड कम है तो इससे ये भी जाहिर हो रहा होगा कि अब एक से ज़्यादा कोडान एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। मसलन हम 64 में से जो 3 कोडान हैं, 64 में से जो 3 कोडान हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टॉप कोडान। इन्हें स्टॉप कोडान कहते हैं या इन्हें नॉन सेंस कोडान भी कहा जाता है। ये नॉन सेंस कोडान है। अब आप देख सकते हैं टेबल में 3 जगह हमने बात की है कि ये स्टॉप कोडान है। मसलन यू ए, यू ए जी और यू जी ए, ये 3 हमारे पास स्टॉप कोडान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये हमेशा जीन के एंड पर मौजूद होते हैं, और आगे हम बात करेंगे ये प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं, ये स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम करते हैं, तो ये किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अब एक होता है स्टार्ट कोडान, तो ये देखें ये हो गया जनाब स्टॉप कोडान जी। दूसरा होगा जनाब हमारे पास एक स्टार्ट कोडान, और स्टार्ट कोडान जो यहाँ एक मौजूद है वो है ए यू जी जी। ए यू जी जो है ये है हमारे पास स्टार्ट कोडान है। ये आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं ए यू जी, ये स्टार्ट कोडान है, और ये हमेशा जिस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है मिथायोनीन है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि
प्रोटीन के अंदर पहली पहली जो अमाइनो एसिड हमेशा होगी वो मिथायोनिन होगी। हाँ, बाज़ प्रोटीन ऐसी करती हैं कि वो मिथायोनिन को बाद में बनने के बाद रिप्लेस कर देती हैं कि उनमें ये सीक्वेंस रहता नहीं है। लेकिन जब रीडिंग हुई थी, जब ट्रांसलेशन हुई थी, तो पहली पहली अमाइनो एसिड मिथायोनिन आई थी। क्योंकि पहला जो कोडान जो रीडिंग होता है, जो रीड होता है, वो AUG है। AUG से पहले जितने होंगे उनकी रीडिंग नहीं होगी। तो रीडिंग स्टार्ट होती है AUG से। मैं मिसाल यूं दूंगा कि ये मैसेंजर RNA है। अब इसके अंदर ऐसे ये सारे बेसेस मौजूद हैं। फर्ज करें कि AUG की बेसेस यहाँ थी, T था, T तो सॉरी नहीं होगा, मैसेंजर RNA है, G होगा, A होगा, C होगा, इसी तरह C था। तो अब आप देख सकते हैं रीडिंग यहाँ से भी नहीं होगी, यहाँ से भी नहीं होगी, तो रीडिंग यहाँ आके स्टार्ट होगी। तो जहाँ ये सीक्वेंस मौजूद होता है वहाँ से इनकी रीडिंग स्टार्ट होती है। तो पहला मैंने कहा कि 3 हमारे पास 64 में से 3 हमारे पास जी ये स्टॉप कोडान है, तो बाकी 61 रह गए। अब 61 में से एक हमारे पास स्टार्ट कोडान है, तो बाकी हमारे पास जो 60 रह गए, उन 60 में आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेप्टोफान है, ये जो ट्रेप्टोफान है UGG जो स्पेसिफाई करता है अमाइनो एसिड ट्रेप्टोफान को, तो ध्यान में रखना कि इसके लिए एक कोडान है। इसी तरह आपने मिथायोनिन के लिए भी देख लिया एक कोडान है, तो AUG के लिए भी एक कोडान है पूरे टेबल में, UGG के लिए भी एक कोडान है। इसका मतलब ये होता है कि बाज के लिए जी सिंगल कोडान है और इन दो के लिए सिंगल कोडान है। किन के लिए? एक जी AUG है, ये सिंगल कोडान है, और दूसरा UGG जी ये स्पेसिफाई करेगा मिथायोनिन को और ये स्पेसिफाई करेगा ट्रेप्टोफान को। तो इनके लिए सिंगल कोडान है। लेकिन बाज के लिए आप देख सकते हैं 2 कोडान है कि 2 कोडान एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं। आप टेबल में देख सकते हैं कि अब यहाँ आ जाएं, देखें ये एस्पार्टीम है, तो AAU AAC, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ जो है जी एक अमाइनो एसिड को 2 कोडान स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं जी लाइसीन के हवाले से बात करूं तो AAA और AAG, इसको भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 कोडान ने स्पेसिफाई किया। तो कुछ 2 कोडान मिलकर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं और कुछ जो हैं वो 4 कोडान मिलकर जी एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 6 कोडान मिलकर या 6 कोडान अलग अलग से जी ये एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। यानी अमाइनो एसिड एक ही आएगी, उनके लिए कोडान ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें ल्यूसीन थी, 2 ये कोडान भी ल्यूसीन को स्पेसिफाई करते हैं, 4 ये भी ल्यूसीन को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखें यहाँ CUU है तब भी ल्यूसीन आएगी, और अगर देखें UUG है तब भी ल्यूसीन आएगी। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि कोडान ज़्यादा भी हों लेकिन बाज़ दफ़ा अमाइनो एसिड एक ही स्पेसिफाई होती है। तो मैंने बात की कि बाज़ एक कोडान एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, बाज़ जी 2 एक अमाइनो एसिड को 2 मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड एक ही को स्पेसिफाई करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 4 जो कोडान हैं डिफरेंट टाइप के, तो अमाइनो एसिड उनकी एक ही स्पेसिफाई होगी। मिसाल के तौर पे ये सीरीन है, आप देख सकते हैं कि इसको सीरीन को जनाब ये इन 4 कोडान ने स्पेसिफाई करना, इन 4 में से कोई आ जाए, कोई एक आ जाए, अमाइनो एसिड सीरीन ही आएगी। इसी तरह 6 कोडान भी एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये फ़ायदा हो गया किस तरह कि हमारे पास कोडान थे ज़्यादा और अमाइनो एसिड थी कम, तो मसले का हल निकल आया कि फिर अब एक से ज़्यादा कोडान जी अब उस एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोडान जो हैं वो 60 थे और अमाइनो एसिड ज़्यादा थी, तो इसलिए अमाइनो एसिड जो थी वो कम थी, इसलिए फिर
जी ज़्यादा कोडान ने अलग अलग भी एक ही किस्म के अमीनो एसिड को स्पेसिफाई किया। अब इन कोडान को सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट किया था क्रिक ने। तो क्रिक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद फिर जी और साइंटिस्ट भी थे। मिसाल के तौर पे क्रिक के बाद मार्शल साइंटिस्ट था, फिर लैडर था, कोरेना था। इन्होंने इन 64 कोडान को टेस्ट किया, सेल फ्री सिस्टम, सेल से बाहर टेस्ट किया, और उन्होंने आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया जिसके अंदर ये कोडान को ऐसे अरेंज कर दिया। अब कोडान जब अरेंज हो गए, अब उन्होंने देखा कि वाकई अगर UUA आता है तो ल्यूसीन आती है, इसी तरह अगर AUU आता है तो आइसोल्यूसीन आती है, और इसी तरह अगर GUC आता है तो वेलिन आती है। तो इस तरह उन्होंने इन 64 कोडान को बाकायदा टेस्ट किया, और टेस्ट करते हुए उन्होंने जो प्रोटीन बना ली, जो आर्टिफिशियल प्रोटीन बना ली, उसका नाम रखा उन्होंने अमाइनो एसाइल जी ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्सेस। तो उन्होंने जो आर्टिफिशियल प्रोटीन बनाई अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्सेस, ये सेल फ्री सिस्टम से बनाई थी, यानी सेल के बाहर बनाया था, आर्टिफिशियल तरीके थे। और ये जो जेनेटिक कोड है ये 1960s में आके मुकम्मल तौर पे जी इसको डिटरमिन किया गया, इसको मालूम किया गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है हमारे पास कि अब ये जेनेटिक कोड आम तौर पे इसके करैक्टर क्या हो सकते हैं। देखें, जेनेटिक कोड के करैक्टर में पहली बात हम यूं करेंगे कि यहाँ नो पंक्चुएशन, जी ये जो कोडान हैं इनके दरमियान कोई फुल स्टॉप, कामा कुछ भी नहीं है, स्पेस कुछ भी नहीं है, नो पंक्चुएशन। जी कोडान जो है इनकी, या जेनेटिक कोड जो है इनकी नो पंक्चुएशन होती है। मसलन मैं रीडिंग के हवाले से बात करूं, फर्ज करें कि अगर ये मैसेंजर आरएनए है और इसमें जी ये मैं ट्रिपलेट बना लेता हूं, क्योंकि हमारा ये कोडान ट्रिपलेट हैं, 3 बेसिस पर मुश्तमिल हैं। अगर ये जी UUG है, इसी तरह एक और है जनाब, ये CUC है, इसी तरह और है हमारे पास AUU है, इसी तरह हमारे पास और है GUU है। तो अब पंक्चुएशन का क्या मतलब है? पंक्चुएशन का मतलब है कि जब भी इनकी रीडिंग होगी, इनके दरमियान ना कोई फुल स्टॉप है ना कोई कामा है, कुछ भी नहीं है, इनकी रीडिंग मुसलसल होती है। यानी ये देखें, पहले इन 3 की होगी रीडिंग, फिर इन 3 की रीडिंग होगी, फिर उसके बाद इन 3 की रीडिंग होगी, फिर इसके बाद इन 3 की रीडिंग होगी। तो इस तरीके से मुसलसल इनकी रीडिंग होती है। यहाँ पंक्चुएशन, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, यानी कोई आम तौर पे ये कॉमा लेस होते हैं, हम इसे दूसरा नाम देते हैं कॉमा लेस, कि यहाँ कोई कॉमा वगैरह मौजूद नहीं होता। तो स्टेट ऐसे रीडिंग होती है। और ये जहन में रखना कि नो ओवरलैपिंग, यहां ओवरलैपिंग नहीं होती। अब देखें कैसे, कि अगर ये सीक्वेंस था हमारे पास UUG, CUC, AUU, GUU, अब रीडिंग होते हुए चलो ये 3 तो रीड हो गए, अब एक अमीनो एसिड UUG रीड हो गए, उसके बाद इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। मतलब आगे रीडिंग में ये नहीं होगा कि इन UUG को दोबारा रीड किया जाएगा ना। कैसे कि अब UGC रीड नहीं होगा या GCU रीड नहीं होगा। ये देख, इनकी रीडिंग बिल्कुल इसी तरह होगी कि UUG एक दफा रीड हो गया, बस बात खत्म, फिर नेक्स्ट आगे ट्रिपलेट जो है ये रीड होगा।
यानी इनकी रीडिंग बार बार नहीं होती, इसी वजह से ये ओवरलैप नहीं करता, आपस में मिक्स नहीं होता, कि ये नहीं है कि यू यू जी एक दफ़ा रीड हो गया फिर पहले यू को छोड़ दिया जाए फिर यू जी इसको रीड कर लिया जाए उसके साथ, ऐसा नहीं है। यानी नो ओवरलैपिंग, यहाँ ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जेनेटिक कोड जो है ये ट्रिपलेट है जी। आपने देख लिया कि ये हमेशा जी 3-3 बेसिस पर मुश्तमिल है, और 3-3 बेसिस पर जब मुश्तमिल होगा तो फिर ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है। हमने देखा था कि अगर ये 2-2 बेसिस इकट्ठे हों तो इस तरह जो कम्बिनेशन है वो 20 से कम बनते हैं। इसका मतलब मेरा पूरी अमाइनो एसिड जी कंप्लीट अमाइनो एसिड स्पेसिफाई नहीं होती हमारे पास। अच्छा, फिर वो कहना चाहता है कि ये जो जेनेटिक आमतौर पे कोड है ये जी इसमें डीजेनरेसी है। अब देखें डीजेनरेसी का क्या मतलब है कि आपने देख लिया कि एक से ज़्यादा कोडान ने एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई किया, ठीक है मान लेते हैं, फिर ज़रा और करना कि अब जो एक देखें आमतौर पे अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, अब ये इस 2 कोडान से स्पेसिफाई हो गई, लेकिन जो एक कोडान है ये अमाइनो एसिड सिर्फ एक ही किस्म की स्पेसिफाई करेगा। गौर करना, देखें यू 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 है, ये हमेशा हमेशा फिनाइल एलानीन ही स्पेसिफाई करेगा, यानी यू 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 से ल्यूसीन स्पेसिफाई नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कोडान है वो स्पेसिफिक है एक अमाइनो एसिड के लिए, इसे हम कहते हैं डीजेनरेसी। मसलन ये देखें सी यू यू जो है इससे सिर्फ ल्यूसीन ही स्पेसिफाई होगी, कोई और अमाइनो एसिड इससे स्पेसिफाई नहीं होगी। तो इस रूल को हम नाम देते हैं जी बेटा डीजेनरेसी, ये डीजेनरेसी है। और इसके साथ साथ ये जो आमतौर पे जेनेटिक कोड है ये नॉन एम्बिगुअस है, यानी एक कोडान सिर्फ एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। ये मैंने बात कर ली आप लोगों के साथ। अच्छा, अब इनिशिएशन कोडान तो आपको पता चल गया, नॉन सेंस का भी पता चल गया, स्टॉप का भी पता चल गया। अब जो आखिरी हमने बात करनी है कि क्या ये जेनेटिक कोड जो है ये इसके अंदर यूनिवर्सलिटी है, ये यूनिवर्सल है जी। हम बात करते हैं कि अगर कोडान जो है हमारे पास AGA है जी, अब टेबल में देख सकते हैं कि AGA जो है ये AGA, ये देखें AGA ये स्पेसिफाई करता है आर्जिनिन को, ये देखें आप जी AGA ये स्पेसिफाई करता है जी आर्जिनिन को, ठीक है आर्जिनिन को स्पेसिफाई करता है। सिर्फ इंसान के अंदर ये आर्जिनिन को स्पेसिफाई नहीं करेगा, बल्कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अब वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वो कोई और तरह के ऑर्गेनिज्म भी प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये जो कोडान है, ये जो जेनेटिक कोड है, ये एक जैसा है, यूनिवर्सल है कि AGA जहां भी होगा अमाइनो एसिड हमेशा आर्जिनिन ही आएगी, तो इससे आर्जिनिन ही स्पेसिफाई होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक ऑर्गेनिज्म के जीन दूसरे में डाल सकते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सप्रेशन भी वही रहेगा जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म में है। कि अगर AGA पहले वाले ऑर्गेनिज्म में आर्जिनिन को स्पेसिफाई करता था तो दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में भी यही आर्जिनिन को ही स्पेसिफाई करेगा। इस तरीके से हम एक ऑर्गेनिज्म के जीन दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड जी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल है। लेकिन थोड़ी बहुत हम गड़बड़ी देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में। देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना DNA मौजूद है और वहाँ भी प्रोटीन बनती हैं। हमें पता है कि UGA जो है ये आमतौर पे स्टॉप कोडान है। आप जी बात कर सकते हैं कि UGA जी, ये आप इधर आ जाएं, UGA ये स्टॉप कोडान है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेन क्रोमोसोम है उसके अंदर जो DNA है वहाँ तो ये स्टॉप कोडान है। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडान नहीं है,
बल्कि ये रीड कर लेता है इन माइटोकॉन्ड्रिया ट्रिप्टोफान को। तो ये ट्रिप्टोफान को रीड कर लेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं रहेगा। इसी तरह हमें पता है कि जो AUA है, आप टेबल में देख सकते हैं कि ये स्पेसिफाई करता है आइसोल्यूसिन को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम बात कर रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रीड कर लेता है मिथायोनिन को, रेदर देन टू स्पेसिफाई द आइसोल्यूसिन। ये देख लें, ये AUA आप टेबल में देख सकते हैं, ये यहाँ देखें AUA, ये स्पेसिफाई कर रहा है आइसोल्यूसिन को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखें AUA ने स्पेसिफाई कर लिया है मिथायोनिन को। इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये यूनिवर्सल नहीं है। इसी तरह हमें पता है कि जो AGA है या AGG है, जी आप देख सकते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं आर्जिनिन को। ये देखें यहाँ पे ये मौजूद है, ये दोनों जो है आर्जिनिन को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों जो हैं ये स्टॉप कोडॉन है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडॉन है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आमतौर पे कोडॉन है उनके अंदर यूनिवर्सैलिटी मौजूद नहीं है, वरना ऑर्गेनिज्म का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो यूनिवर्सल है। अल्लाह हाफिज़।